गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है एक वेक्टर की। क्लियर है? तो सबसे पहले आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझ लीजिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है P ऑफ 2, 3, 7। ये मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखा है। क्लियर है? जब आप इसका वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर हमेशा क्या बनाते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट बनाते हैं। तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, OP वेक्टर। तो ये क्या आएगा बच्चों, 2i + 3j + 7k। क्लियर? तो ये आपको वेक्टर दे रखा है OP। 2, 3, 7 जो है वो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 3, 7। अब देखिए अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन रेशियो जो i, j, k के कोएफिशिएंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज को हम सिंपल a, b और c से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम l, m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो l होता है उसका फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c²। तो a कितना दे रखा है आपको, 2, और नीचे a² + b² + c²। तो कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 49। तो कितना आएगा, 2/√62। क्लियर है? नेक्स्ट हमें निकालना है m। m का फॉर्मूला होगा b/√a² + b² + c²। तो b कितना दे रखा है हमें, 3/√2² + 3² + 7²। तो ये कितना आ जाएगा, 4, 9, 13 √62। और n क्या होगा, c/√a² + b² + c²। c यहाँ क्या दे रखा है, 7। तो आ जाएगा 7/√62। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमें 3 L, M और N, 3 इनकी वैल्यू निकालनी थी। सही है? इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो इसका फार्मूला तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता क्या है। जो आपको वेक्टर दिया होता है उसमें जो i, j, k के कोएफिशिएंट होते हैं वो तो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं और उन्हें हम मानते हैं a, b, c। क्लियर है? और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो L, M, N होगी। L का फार्मूला ये होता है, M का फार्मूला ये होता है, N का फार्मूला ये होता है। अब देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हम x एक्सिस ले लेते हैं और ये y और ये z। क्लियर है? अब देखिए ये जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ अगर मान लीजिए अल्फा का एंगल बनाता है तो l जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos अल्फा के बराबर होता है। सही है? और ये y एक्सिस के साथ बीटा का अगर एंगल बनाता है तो m किसके बराबर होता है, cos बीटा के। सही? और ये वेक्टर z एक्सिस के साथ मान लीजिए गामा का एंगल बनाता है तो n किसके बराबर आ गया, cos गामा के बराबर आ गया। क्लियर है? भाई आपको एक वेक्टर दे रखा है वो मान लीजिए x एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाता है तो cos अल्फा किसके बराबर हो गया, l के। y के साथ बीटा के एंगल बनाता है तो cos बीटा किसके बराबर हो गया, m के। और z एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाता है वेक्टर तो cos गामा किसके बराबर हो गया, l के। क्लियर है? और l किसके बराबर होता है, a/√a² + b² + c²।
और m किसके बराबर होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n जो होता है वो किसके बराबर होता है कॉस का होगा, उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सही है? यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। एल11 में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अच्छा एक चीज और, आपको ये वेक्टर दे रखा है, आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो यूनिट वेक्टर में जो i का कोफिशिएंट होगा वो l होगा, j का जो कोफिशिएंट होगा वो m होगा, और k का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा n होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 12 तो आप खुद कर लीजिएगा, 13 करवा रहा हूँ आपको। 13 में लगाए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, -3 एंड b -1, -2, 1। सही, ये दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं a और b। सही, अब हमें क्या करना है वेक्टर फाइंड आउट करना है a to b, और उसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड आउट हमें करने हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बना लेते हैं। बनाने का तरीका -1, -2y -2, -4j 1 + 3 4j। तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा। सही, अब देखिए अब हम क्या करेंगे ए बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। या चलो छोड़ो, आप यहाँ से पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। ए क्या है -2, बी क्या है -4, सी कितना है 4। अब हम निकाल लेते हैं L11। एल क्या होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a क्या दे रखा है -2, तो कितना आ गया 4 + 16 + 16, तो कितना आ गया -2/6, कितना आ गया -1/3। m किसके बराबर होता है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b कितना दे रखा है -4, तो कितना आएगा -4/6, दैट मीन्स -2/3। सही, नेक्स्ट निकाल लो n, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c कितना आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 4 + 16 + 16, तो 4/6 कितना आ गया 2/3। क्लियर है? तो ये जो है डायरेक्शन कोसाइंस हमारे आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 41 ने क्या है, शो दैट द वेक्टर I plus j plus k are equally inclined to x axis, y axis and z axis। देखिए हमें ये प्रूव करना है, ये जो वेक्टर है इसे मैंने वेक्टर ए मान लिया, सही। ये इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से, x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से, सही। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अच्छा इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूँ, ए बी वेक्टर दे दिया मान लो, सही। तो यहाँ पर देखिए a कितना दे रखा है 1, b कितना दे रखा है 1, c कितना दे रखा है 1। ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गई, सही। अब इससे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो l का क्या फॉर्मूला होता है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a कितना दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो कितना आ गया 1 बाई रूट 3। m क्या हो गया b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया 1 बाई रूट 3, सही। और n c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ गया 1 बाई रूट 3, क्लियर। तो हम पहले क्या करते हैं, एलिमेंट निकाल लेते हैं। अब देखो l जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos अल्फा। तो डेट इम्प्लाइज cos अल्फा किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। और m जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos बीटा के। तो बीटा किसके बराबर आ गया, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 के, सही। cos गामा, तो गामा किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 के, क्लियर है। अब देखिए ये जो अल्फा है ये वो एंगल होता है जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, बीटा वो एंगल होता है जो ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाता है, गामा वो एंगल होता है जो ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाता है। अब देखिए तीनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। डेट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने कहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line segment a line which divide the line joining 2 points P and Q whose position vectors are this and this in the ratio 2:1 internally and externally। देखिए मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है, उसका हमने पोजीशन वेक्टर बनाया तो वो आया E। दूसरा पॉइंट दे रखा है, उसका जब हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो आता है B, सही। अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया पॉइंट A और पॉइंट B को। अब तीसरा कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर मान लीजिए C है और ये C पॉइंट A और B को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो इस केस में C वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, n टाइम्स A वेक्टर प्लस m टाइम्स
बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन के बराबर। क्लियर है? मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने सी, और ये जो सी पॉइंट है ये ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। सही? तो इस केस में ये जो सी पॉइंट है इसका वेक्टर जब आप बनाओगे तो वो इस फॉर्मूले से बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सी जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब अगर मान लीजिए ये एक्सटर्नली डिवाइड करता तो वेक्टर सी किसके बराबर होगा? एन टाइम्स ए वेक्टर माइनस एन टाइम्स बी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है? अब देखिए 15 क्वेश्चन मैंने क्या कहा है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। आपको एक पॉइंट आर दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है which divides the line joining the points P and Q। सही? यहाँ पे P और Q के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो एक के तो ये दे रखा है और दूसरे का ये दे रखा है। सही? और वो इसको क्या करता है? 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। सही? इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो हमें क्या करना है? इस आर का वेक्टर फाइंड आउट करना है। सही है? अच्छा, पी जो पॉइंट है उसका वेक्टर आप ओपी मान लीजिए, क्यू जो पॉइंट है उसका वेक्टर ओ क्यू मान लीजिए, पी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ओ आर मान लीजिए। क्लियर है? तो फर्स्ट केस में इफ आर डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू in the ratio 2:1। सही? पहला हम क्या पॉइंट ले रहे हैं? पहला केस कौन सा ले रहे हैं जिसमें आर जो है लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखिए V है, यहाँ पे जो ओ आर वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? सही? इसे मैं m ले रहा हूँ और इसे n टाइम्स ओ पी वेक्टर प्लस m टाइम्स ओ क्यू वेक्टर अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अब देखो n 1 दे रखा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, और m इधर है। अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना आ गया? 1i माइनस 2i, तो माइनस 1i आ गया। 2j प्लस 2j कितना आ गया? 4j माइनस के प्लस 2k प्लस 1k अपॉन 3। तो ये हमारा ओवर वेक्टर आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए दूसरे केस में, अब अगर मान लीजिए R जो है लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q को 2:1 की रेशियो में काटता है। यहाँ पे बच्चों इंटरनली लिखना था पहले केस में। सही? दूसरे केस में हम एक्सटर्नली वाला केस कंसीडर करेंगे।
अब देखिए एक्सटर्नली, पहला केस था, अब ये केस 2 है। इफ R डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, सही। तो उस केस में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, तो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, डायग्राम इसका चेंज हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे चेंज होगा। क्लियर है? तो अब देखिए कितना आएगा, नीचे तो -1 आ गया, +1, ये आ गया 1 + 2 3 आई, 2 - 2j 0j, -1 - 2k तो -3k, तो ये आ गया। बच्चों ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ये इधर पहले होना था, ये पहले आना था, कर देता हूँ मैं। m टाइम्स OQ माइनस n टाइम्स OP, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, क्लियर है? तो m कितना दिया है 2 और OQ है अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 16 क्वेश्चन मैंने कहा है, find the position vector of the midpoint of the vector joining the points P 2, 3, 4 and Q 4, 1, -2, सही। अच्छा, इन्होंने कहा ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, सही। तो आप मान लीजिए लाइन जॉइनिंग PQ जो है उसका मिड पॉइंट M है और उसका वेक्टर जो है OM है, सही। इसका वेक्टर OM, इसका OP और इसका OQ। तो इस केस में OM किसके बराबर होगा, वो होगा OP + OQ/2। अब आप OP वेक्टर बना लीजिए, 2i + 3j + 4k और OQ 4i + 1j - 2k
बाई 2, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 6 का आधा हो गया 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। क्लियर है? अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 तो हट जाएगा ना, 2 4 6 का आधा 3 हो गया ना, 2 से डिवाइड कर चुका हूँ, 3 और 1 4, 2 4 1, हाँ ये 1 है, तो ये वेक्टर आए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी। मान लीजिए आपको एक शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी, एक ए, एक बी और एक सी। इनके जो पोजीशन वेक्टर है, इसका तो दे रखा है ए 3i माइनस 4j माइनस 4k, और b है 2i माइनस j प्लस k। सही, और इसका वेक्टर c मान लेते हैं, वो कितना है i माइनस 3j माइनस 5k। सही, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाते हैं। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसमें पॉइंट ए का ये वेक्टर है, पॉइंट बी का ये वेक्टर है, पॉइंट सी का ये वेक्टर है। हमें प्रूफ करना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और सी ए वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। सही, फिर तीनों की लेंथ निकाल लेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड है, अगर उसकी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 आए, माइनस जे प्लस 4j, तो ये आ गया 3j, के माइनस 4 के ना प्लस हो जाएगा प्लस 5k। अब देखिए बी सी आई माइनस आई, सही, माइनस 3 प्लस जे माइनस 2j माइनस 5k माइनस 1k, कितना आ गया माइनस 6k। क्लियर है? नेक्स्ट ए सी वेक्टर माइनस 2i प्लस 1j माइनस k। तो ये हमें तीन वेक्टर मिल गए, ए बी बी सी और सी। अब इनकी लेंथ निकाल लो, वो क्या होगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, तो आएगा 1 9 10 रूट 35। अब बी सी निकालिए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ गया रूट 41। अब ए सी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना गया अंडर रूट 6। क्लियर है? अब देखिए, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बड़ी साइड कौन सी है ये, और देखिए इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस बी सी के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी के मॉडुलस का स्क्वायर और ए सी के मॉडुलस का स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम, triangle ABC is a right triangle, सही, in which सही। अब देखो BC जो है इसके अपोजिट जो है वो हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। देखो जो सबसे बड़ी साइड है यहाँ पर BC है, तो BC के अपोजिट जो एंगल होगा वो कौन है, एंगल A। ये क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स लगाना पड़ेगा किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखिए इसके बाद है 18 क्वेश्चन। देखिए 18 पे इन्होंने क्या है, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। क्लियर है। AB वेक्टर है और एक आपको BC वेक्टर दे रखा है। अच्छा पहले इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए एक आपको वेक्टर दे रखा है AB और एक दे रखा है BC, ठीक। अब इसका हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा AC। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमेशा AC आएगा। मतलब AB और BC का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, AC होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं AC की जगह CE लिखना चाहूँ तो आगे मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, -C। तो ये भी सही है। एक वेक्टर आपको A दे रखा है, एक B दे रखा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लीजिए, इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर होगा AC, ये इनका क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सही। आप AC को ऐसे भी लिख सकते हो, -C। अब देखिए सबसे पहले पार्ट में मैंने दिया है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन तो ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है इन ट्रायंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। फिर हमें चेक करके बताना है इनमें से कौन सी जो है कंडीशन ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB और BC का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो AB प्लस BC का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, AC होगा। क्लियर है। आप इसको इससे मैच करो, AB मैच कर रहा है, BC मैच कर रहा है। हाँ जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो AB प्लस BC ये इधर रहेगा -AC इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा जब इसे इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस का साइन आ जाता है। AB प्लस BC प्लस इसको इंटरचेंज करोगे तो आगे माइनस का साइन आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला पार्ट सही है। दूसरे में AB प्लस BC -AC दे रखा है। सही। तो बच्चों ये वाला पार्ट भी सही है।
भी बच्चों सही है। थर्ड पार्ट में कहा है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पार्ट आपको सेम दे रखे बच्चों, इसमें ना कुछ वो है मिस प्रिंटिंग है, सही क्यों, ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं इन्होंने, और डी दे रखा है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करो, ए बी मैच कर रहा है, हाँ माइनस बी सी तो माइनस सी बी होगा प्लस सी ए, तो ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन सही है बच्चों इसमें। तो सही, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने कहा इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स है तो उस केस में वो दो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं, जब वो प्रोपोर्शनल होंगे, सही है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, सही। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट भी देखते हैं इसका। बी ने कहा है कि उस केस में क्या वेक्टर ए प्लस माइनस बी के बराबर होगा सी में रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब डी में बोथ वेक्टर्स ए एंड बी have same direction but different magnitude। देखिए ये वाला ऑप्शन तो सही है। अब देखिए इन्होंने कहा अगर ए और बी अगर कोलिनियर है तो क्या ए प्लस माइनस बी के बराबर होगा, सही है। देखो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्यों, जरूरी नहीं है लैम्डा की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 1 ही हो, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी गलत है, क्यों, जो ए और बी के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। डी बोथ वेक्टर्स ए एंड बी है सेम डायरेक्शन, सही है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, नहीं सेम मैग्नीट्यूड भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेता हूँ क्या है। एनसीईआरटी में जो मेरे पास बुक है उसमें ये सही नहीं आ रहा है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें पूछेगा कि कौन सा ट्रू नहीं है। ये दोनों ठीक है, ये दोनों मैच ही दे रखे हैं, ऐसे ही दे रखा है। अब थर्ड में रखा है ए बी माइनस बी सी सही है, प्लस यहाँ पर बच्चों यहाँ सी ए दे रखा है, ये गड़बड़ है। सही, तो ये वाली जो इक्वेशन ये रॉन्ग है। तो ये करेक्शन ये कर लीजिएगा आप।